हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, आ चुका हूँ मैं फिर से एक और एमसीक्यू सेशन लेके। आज अपन बात करेंगे कुछ टॉप एमसीक्यूज की जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो आगामी एग्जाम्स हैं जैसे राजस्थान सीएचओ है, हरियाणा सीएचओ है, एसजी पीजीआई या फिर आरएमएल, इन सभी में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द एपिक नर्सिंग को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफाइड। टाइफाइड का डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है। ऑप्शन ए है विडाल टेस्ट, ऑप्शन बी है एलाइजा, ऑप्शन सी है सिक टेस्ट या फिर ऑप्शन डी मॉन्टेक्स टेस्ट। तो आपको बताना है कि टाइफाइड का डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अब देखिए, टाइफाइड किससे फैलता है। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। और जब अपन विडाल टेस्ट करते हैं तो इस बैक्टीरिया के प्रति एंटीबॉडीज को चेक किया जाता है जो बॉडी बनाती है। ठीक है, इसी प्रकार से विडाल टेस्ट किया जाता है। अब और भी टेस्ट की बात कर लेते हैं। नाम आया है एलाइजा। एलाइजा की फुल फॉर्म क्या होती है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन के लेके आया हूँ जो एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। एक एक टॉपिक पे ध्यान रखें, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान रखना आपको क्या क्या क्वेश्चन इनमें से बन सकते हैं। एलाइजा हो गए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। अब जो एलाइजा टेस्ट है वो किस में काम में आता है। HIV एड्स में। क्या? HIV एड्स में। इसमें भी क्या किया जाता है, एंटीबॉडी जो होती हैं ब्लड में उनको डिटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है कि इम्यून सिस्टम कितना प्रभावित हुआ है या कितना काम कर रहा है। ठीक है। तीसरा टेस्ट जो आता है अपना सिक टेस्ट। सिक टेस्ट किस काम में आता है। सिक टेस्ट से अपन डिप्थीरिया का टेस्ट करते हैं। किसका टेस्ट करते हैं? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के टेस्ट के लिए काम में आता है सिक टेस्ट। ठीक है, डिप्थीरिया कैसे टेस्ट करते हैं। इसमें क्या है, डिप्थीरिया टॉक्सिन आती है, एक डिप्थीरिया टॉक्सिन आती है, उसका एक इंजेक्शन लगाया जाता है आईडी। क्या? आईडी इंजेक्शन लगाया जाता है और एक पैप्यूल के रूप में बनता है। 5 से 10 mm से अगर अधिक का पैप्यूल बन रहा है तो आप मान के चलिए कि सिक टेस्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब होगा? 5 से 10 mm का अगर पैप्यूल बन रहा है तो आप मान के चलिए कि सिक टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सिक टेस्ट की। ये डायमीटर होता है 5 से 10 mm, इसको अपन पॉजिटिव मानते हैं। आईडी इंजेक्शन से डिप्थीरिया टॉक्सिन इंजेक्ट की जाती है, उसके बाद में ये बनता है। अब अपन बात करें मॉन्टेक्स टेस्ट की, तो ये तो चिर परिचित टेस्ट है। ये किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस में। किस में? ट्यूबरक्लोसिस में। इसको TST टेस्ट भी अपन बोल सकते हैं। TST। TST क्यों? क्योंकि ये ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट इस नाम से भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अपन ने बात कर ली विडाल टेस्ट, एलाइजा, सिक टेस्ट और मॉन्टेक्स टेस्ट। अपना क्वेश्चन क्या था कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन है विडाल टेस्ट, बिल्कुल करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रेड कलर यूरिन इज सीन इन विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। यानी कि कौन सी ट्यूबरकुलर ड्रग की वजह से यूरिन का कलर रेड दिखाई देता है। तो आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है रिफाम्पिसिन, बी ऑप्शन है इथाम्ब्यूटोल, सी ऑप्शन है आइसोनियाजिड और डी ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है रेड कलर यूरिन किसकी वजह से दिखाई देता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिफाम्पिसिन की वजह से रेड कलर यूरिन दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए रिफाम्पिसिन की वजह से तो रेड कलर यूरिन हो गया। इथाम्ब्यूटोल जो है, इथाम्ब्यूटोल से ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकती है। ऑप्टिक न्यूरोपैथी, आई प्रॉब्लम्स। ठीक है, आइसोनियाजिड से ब्लड विजन हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है। और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इससे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 8th क्रैनियल नर्व का डैमेज। क्या? 8th जो क्रैनियल नर्व होती है उसका डैमेज होता है, जिससे क्या हो सकता है, हियरिंग प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम
अगर ऐसे पूछ ले कि हियरिंग प्रॉब्लम कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से हो सकती है, तो वो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इससे एट्थ क्रेनियल नर्व, क्या नाम है एट्थ क्रेनियल नर्व का, वो भी देख लीजिए, वेस्टिबुलो कोक्लियार, ये एट्थ क्रेनियल नर्व है जिससे हियरिंग होती है। ठीक है, तो हियरिंग में डिफेक्ट आ सकता है स्ट्रेप्टोमाइसिन की वजह से। HRZE नाम सुना होगा आपने, HRZE टीबी रेजिमेंट रहता है, यानी कि जो टीबी की ड्रग्स हैं उनको अपन इस रूप में देते हैं। ये 4 ड्रग होती हैं, देखिए H से क्या हो जाएगा आइसोनियाजिड, ठीक है, H से आइसोनियाजिड, R से हो जाएगा रिफाम्पिसिन, Z से एक ड्रग होती है पायरेजेनामाइड, ठीक है, और E से हो जाएगा इथाम्ब्यूटोल। इस प्रकार से HRZE के रूप में अपन डॉट्स थेरेपी को काम में लेते हैं। डॉट्स थेरेपी आती है टीबी के ट्रीटमेंट में। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है कि डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, उसके साथ में क्या कॉम्प्लिकेशन अकर हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैलेमिया, यानी कि पोटेशियम कम है और कैल्शियम ज़्यादा है। हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम कम है, हाइपरनेट्रीमिया, सोडियम ज़्यादा है। हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया, पोटेशियम ज़्यादा है, कैल्शियम कम है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर एक्सेसिव मात्रा में अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं या फिर मैसिव ज़्यादा मात्रा में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो क्या होगा, पोटेशियम जो है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि फ्री पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और जो कैल्शियम है वो बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो उसमें पोटेशियम ज़्यादा होगा और कैल्शियम कम होगा, यानी कि हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर से याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। इफ़ लास्ट मंथ पीरियड इज 25 जून 2022 देन EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी। तो निकालिए आप। फर्स्ट ऑप्शन है 2 अप्रैल 2023, सेकंड है 4 अप्रैल 2023, थर्ड है 2 मार्च 2023 और फोर्थ है 4 मार्च 2023। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका। देखिए EDD याद करने के लिए अपन ने नगेलेस फॉर्मूला पढ़ा होगा, नगेलेस फॉर्मूला वो क्या है, LMP लास्ट मंथ पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, EDD किस फॉर्मूला से निकालते हैं, तो नेगेलेस फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है ये भी पूछा जा चुका है, लास्ट मंथ पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है। तो आप 25 जून में जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वो निकल के आ जाएगा 2 अप्रैल 2023, तो एक करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से नेगेलेस फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बिशप स्कोर इज यूज्ड फॉर। बिशप स्कोर किसके लिए यूज किया जाता है। तो बिशप स्कोर जो है वो इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए यूज किया जाता है। इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए कैसे, कि डायलेशन कितना है बेसिकली। तो बिशप स्कोर में क्या देखा जाता है, बिशप स्कोर में एक तो डायलेशन देखा जाता है, इसके साथ में इफेसमेंट देखा जाता है, स्टेशन, कंसिस्टेंसी एंड पोजीशन। तो ये 5 चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। इसमें स्कोर कितना रहता है, स्कोर देख लीजिए, स्कोर रहता है 0, 1, 2 और 3। ठीक है, इस प्रकार से इसमें स्कोर रहता है। अब जो डायलेशन है इसमें 0 स्कोर रहेगा, कब, जब 0 डायलेशन, 1 से 2 के लिए 1, 3 से 4 के लिए 2 और 5 से 6 सेंटीमीटर के लिए 3। ये स्कोरिंग पैटर्न इस प्रकार से रहता है, ये डायलेशन है यहाँ पे। ठीक है, इफेसमेंट देख लीजिए इसी प्रकार से। स्टेशन कैसे, -3, -2, -1 और +1 या +2, इस प्रकार से स्कोरिंग पैटर्न रहता है। पोजीशन जैसे पोस्टीरियर है तो 0, मिड लाइन है तो 1, एंटीरियर है तो 2। ठीक है, इस प्रकार से ये बिशप स्कोर होता है।
इसकी मैं टाइम मिलता है कोई एक्स्ट्रा क्लास बनाऊंगा, एक स्पेशली बिशप स्कोर के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर को। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे रहने वाला है। जो प्रोग्रेस ऑफ लेबर है इसके लिए पार्टोग्राफ का यूज किया जाता है, पार्टोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम पोटेशियम। ब्लड में पोटेशियम की कितनी मात्रा होती है? तो ये होती है 3 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितनी? 3 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे पोटेशियम के बारे में पूछा गया है, और भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम की मात्रा कितनी होगी? 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसके बाद में पोटेशियम की अपन ने डिस्कस कर ली है, 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 3.5 से 5 अपन करेक्ट इसको मान सकते हैं। इसके बाद में बात करें फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस की कितनी होती है? 1.8 से 2.3। ठीक है, ये सभी मिली इक्विवेलेंट में है। क्लोराइड की अपन बात करते हैं, तो क्लोराइड की जो है, क्लोराइड की होती है 98 से लेके 106। इसके बाद में कैल्शियम की बात करें तो 9 से लेके 11। यूरिया की बात करें तो 20 से 40। ठीक है, क्रिएटिनिन की बात करें, क्रिएटिनिन, तो क्रिएटिनिन की कितनी होती है? 0.7 से 1.2। इसके बाद में मैग्नीशियम की बात कर लें तो मैग्नीशियम की होती है 1.523। ये सभी मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें तो 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और बाइकार्बोनेट की बात करें तो वो होती है 24 से 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये सभी सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के पैमाने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हाइपोटेंशन विच फ्लूइड इज प्रोवाइडेड। तो हाइपोटेंशन में जो फर्स्ट चॉइस रहती है वो रहती है रिंगल लैक्टेट। अपन नॉर्मल सलाइन भी दे सकते हैं, लेकिन रिंगल लैक्टेट जो होती है वो फर्स्ट चॉइस रहती है हाइपोटेंशन में। डेक्सट्रोज जो है वो यूज की जाती है वीकनेस वगैरह में, वीकनेस, ब्लड शुगर अगर लो हो रहा है, ठीक है, वीकनेस आ रही है, उसमें यूज की जाती है डेक्सट्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉम्प्लिकेशन में बी सीन इन बर्न पेशेंट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्चर जो होता है, कॉन्ट्रैक्चर वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है बर्न पेशेंट के अंदर। कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है? एक परमानेंट स्टिफनेस हो जाती है, परमानेंट स्टिफनेस हो जाती है। जैसे किसी जॉइंट का बर्न हुआ है तो वहाँ पे एक स्टिफनेस हो जाती है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोजेक्टाइल स्टेनोसिस, सॉरी पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा? तो देखिए काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम पूछा जा चुका है। तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जो है, क्या होता है? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका? पाइलोरिक स्टेनोसिस का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, और अभी भी इसके आने की संभावना है। ये जो जेली लाइक स्टूल है ये इंटूसप्शन, ठीक है, जब जो है इंटेस्टाइन्स वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, इंटरसेप्शन हो जाता है, उस रूप में जेली लाइक स्टूल अकर होता है। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस के लिए प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन फॉर फ्रैक्चर हीलिंग। फ्रैक्चर हीलिंग के लिए सबसे मोस्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहता है? ऑप्शन फर्स्ट है इमोबिलाइजेशन, सेकंड है एक्सरसाइज, थर्ड है एंटीबायोटिक्स और फोर्थ है कैल्शियम सप्लीमेंट। तो देखिए सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है इसमें। तो इमोबिलाइजेशन जो है, इमोबिलाइजेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है फ्रैक्चर हीलिंग के लिए। ठीक है, जितना अपन स्थिर रखेंगे किसी भी बॉडी पार्ट को जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है तो उतना ही जल्दी हील होगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रैक्चर हीलिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो इमोबिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे कल अलग से वीडियो लेके आऊँगा मैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे अब एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रही हैं तो किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।
लेटेस्ट नर्सिंग अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द एपिक नर्सिंग के साथ में, और ऐसे ही क्लासेज जारी रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।